चलिए, आज टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। न्यू टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। इंपॉर्टेंट है, इंटर में भी आता है ये, एज वेल एज फाइनल में भी आता है। SCM नाम का सब्जेक्ट है आपका, वहाँ मिलेगा। यहाँ पर तो आपका सेपरेट पेपर है OMSN। बहुत इंपॉर्टेंट है और बेहद आसान भी। तो पहले मैं आपको 2-4 लाइन लिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको एक एक चीज को आराम से डिटेल में समझाता हुआ चलूंगा। तो पहले 2-3 लाइन लिखोगे कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता क्या है। तो पहले लिखोगे मीनिंग, और इसमें लिखिए ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल deals with deals with the transportation of a product manufactured at different plant। at different plants और फैक्ट्रीज। इसको आप एक बार अंडरलाइन कर सकते हो। टू नंबर ऑफ different warehouses to number of different warehouses। आगे नेक्स्ट लाइन से लिखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मॉडल टू satisfy destination requirements within plant capacity। at minimum transportation cost। अब इसको थोड़ा सा हम देखेंगे। एक चीज और लिख लो इसके जस्ट नीचे, ट्रांसपोर्टेशन का समरी में क्या है। एक होगा आपके पास सप्लाई ओरिजिन, ये जाएगा आपका डिमांड डेस्टिनेशन पर।
या तो ये ऐसे हो या फिर ऐसे हो। ठीक है, अभी आपको अब इसको समझना है क्या है। देखो प्रॉब्लम क्या है, जब हम ऑपरेशन की बात करते हैं तो गुड्स बनाएंगे। अब गुड्स कई जगह बनता है, बहुत सारी जगह बनता है। मान लो किसी कंपनी के पास एक से ज्यादा वेयर हाउसेज हैं, मान लो एक से ज्यादा प्लांट हैं जहां पर प्रोडक्ट बनते हैं। अब जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट को हमें कहां भेजना पड़ेगा, वेयर हाउस में। और वेयर हाउस में भेजने के लिए पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि किस वेयर हाउस में कितना स्पेस खाली है। स्पेस देखने के बाद हमें यह भी देखना पड़ेगा कि यदि इस प्लांट से इस वेयर हाउस को माल भेजा जाए तो हमें कॉस्ट भी क्या पड़ेगी। यानी कि आपको गुड्स भी भेजना है फैक्ट्री या प्लांट से लेकर के वेयर हाउस को, और वो भी एट मिनिमम कॉस्ट पर। आपको कॉस्ट भी देखनी है और उसकी डिमांड भी देखनी है, और आपको अपनी सप्लाई भी देखनी है। आप कितना भेज पा रहे हो, आपके पास कितनी अवेलेबल है, किस प्लांट पर कितना माल पड़ा हुआ है जिसे वेयर हाउस को भेजना है और वो कितना ले सकता है। और जब हम उसको देंगे तो हमारे एक यूनिट पर भेजने की कॉस्ट क्या पड़ेगी, हमें इन सब चीजों को देखना है। तो ट्रांसपोर्टेशन का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो डिमांड और सप्लाई को मीट आउट करना है। यानी कि डिमांड को, जो सप्लाई है उसको डिमांड के हिसाब से भेजना है, बट भेजने के साथ साथ आपको यह भी देखना है कि आपकी कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम हो सके। ठीक है, तो इस मॉडल के अंदर हमें क्या पढ़ना है, जैसे मैं एग्जांपल लूं यहां पर एक छोटा सा, जैसे मान लो अभी मैं कॉस्ट को थोड़ा सा यहां पर इररिलेवेंट मान रहा हूं। मान लेते हैं मेरे पास यहां पर है प्लांट, ये है प्लांट 1, ये है प्लांट 2, ये एग्जांपल है समझने के लिए। ये है प्लांट 3, यहां पर प्रोडक्ट बनता है और वहीं पर हमारे पास वेयर हाउस रहे, एक वेयर हाउस 1, वेयर हाउस 2, वेयर हाउस 3, वेयर हाउस 4, 4 वेयर हाउस हैं। तो सवाल यह है कि हम जब प्लांट नंबर ए से वेयर हाउस को गुड्स भेजते हैं तो कॉस्ट भी लगेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो इस सवाल यह उठता है कि प्लांट नंबर 1 से हम कितने यूनिट इसको भेजें जिससे हमारी कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम रह सके। या फिर हम प्लांट से वेयर हाउस 2 को भेजें, या फिर इसे हम सी से भेजें, सॉरी वेयर हाउस 3 को भेजें, या फिर हम वेयर हाउस नंबर 4 को भेजें। सिमिलर पैटर्न पर यहां पर है, प्लांट नंबर 2 से वेयर हाउस 1 को भेजें, प्लांट नंबर 1 से क्या हम इसको भेजें, क्या हम इसको भेजें, कितनी यूनिट हम इसको भेजें, कितनी यूनिट हम इसको भेजें जिससे हमारी कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम हो सके। सेम सिनेरियो यहां चलेगा, यहां पर यहां से भेजें, यहां माल इतना भेजें, यहां माल यहां भेजें, यहां पर माल ये भेजें। तो यानी कि ये हम प्लांट नंबर ए से वेयर हाउस 1 को भेजें या 2 को भेजें या 3 को भेजें, तो 2 सवाल उठेंगे, हाउ मच क्वांटिटी, पहला सवाल, और आएगी क्या, एट मिनिमम कॉस्ट, एट मिनिमम कॉस्ट। ये 2 बातें आपको याद रखनी है। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर सबसे पहले ये देखना है कि किस वेयर हाउस से किसको भेजना है, आया ना। यानी कि आपको किस वेयर हाउस को किस प्लांट से माल भेजना है, और हाउ मच क्वांटिटी, कितना भेजना है, किसको कितना भेजना है, ये देखना है आपको, कौन किसको भेजेगा, कितना भेजेगा, और जिससे कॉस्ट आपके मिनिमम हो। ये आपको बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ने को मिलेगा। अब हम पूरे टॉपिक के अंदर यही पढ़ने वाले कि भैया कि किस प्लांट से किस वेयर हाउस को कितना माल भेजें
जिससे हमारी कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम हो सके, जिससे हमारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज किया जा सके। क्लियर है? यहां तक यदि बातें समझ में आ गई हो तो मैं अपने अब प्रैक्टिकल कंटेंट की तरफ चलना स्टार्ट करूंगा। क्लियर है कहानी यहां तक? चलिए, अब आपको क्या करना है, यहां तक कोई डाउट है बाबू किसी को? नहीं? कॉस्ट तो बेटा देगा ना क्वेश्चन में आपके लिए कि किस वेयर हाउस से सॉरी किस प्लांट से किस वेयर हाउस को भेजने पर 1 यूनिट पर कितनी कॉस्ट लगेगी। हाँ, ये तो देगा क्वेश्चन में। आप कैसे निकालोगे फिर? आप नहीं निकाल पाओगे, ठीक है ना? हाँ, ये देगा, डेफिनेटली देगा। अब चलिए, ये होने के बाद अब हम चलते थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर। अब आपको जो याद रखना है, आपको जो रखना है सबसे ज्यादा, नोटेड टू बी पॉइंट, आपको जो पॉइंट हमेशा याद रखने हैं, हमेशा याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आपको लिखना नहीं है। जब आप सॉल्यूशन करोगे तो आपको जब बताएंगे कि एक भी चीज आपको लिखनी नहीं है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं क्वेश्चन की स्टार्टिंग सबसे पहले वहीं से करोगे। आपको मीनिंग से कोई मतलब है नहीं है, जो अभी मैंने पढ़ाया था ये आपके आंसर के लिए कोई बिल्कुल इरेलीवेंट है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि हम इस चैप्टर का मोटिव क्या है पढ़ने का। तो क्या है बताओ, किस प्लांट से किस वेयर हाउस को माल भेजे, कितना माल भेजे, और जिससे हमारी मिनिमम कॉस्ट हो सकती है। बस यही हमारा एक ऑब्जेक्ट है, और इसी ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए हम आगे अपने क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। प्रॉब्लम देखो क्या होगी। पॉइंट नंबर 1 जो आपको सबसे ज्यादा याद रखना है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 आपको देखना क्या, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई डिमांड इक्वल सप्लाई। सबसे पहला प्रोसेस ये कि आपको ये देखना है कि भैया डिमांड बराबर सप्लाई है या नहीं है। यानी कि आप जितना माल बनाओ, जितना माल प्लांट पर पड़ा है, प्लांट अवेलेबल, यानी कि जितना प्लांट अवेलेबल करा रहा है, क्या उतने की वेयर हाउस की डिमांड है या नहीं है। भाई वेयर हाउस तो डिमांड करेगा माल मंगाने के लिए, ये सप्लाई करेगा, तो ये सप्लाई है आपके पास। तो देखना ये पड़ेगा कि भैया सप्लाई और डिमांड आपकी दोनों बराबर है या नहीं है, क्योंकि बराबर नहीं है तो आप कैसे माल भेज पाओगे, दिक्कत होगी। नहीं तो कुछ ना कुछ आपका स्टॉक रिमेनिंग बचेगा, या फिर आपकी डिमांड अधूरी रहेगी, या फिर आपकी सप्लाई पूरी मीट आउट नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो डिमांड और सप्लाई को दोनों क्या करना है, आपको पहले बराबर बराबर देखना है। यानी मैं कहूं, मेरी बात को मैं ऐसे कह सकता हूं, मैं ऐसे कह सकता हूं, इफ डिमांड डज नॉट इक्वल सप्लाई, इसका मतलब है दिस प्रॉब्लम इज अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम आपकी जो दे रखी है वो आपकी अनबैलेंस्ड है। यदि डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर, पहला सबसे पहले यही चेक करना है कि उस क्वेश्चन में जो ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन है, क्या उसमें डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है या नहीं है। और डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं है तो इसका मतलब वो प्रॉब्लम आपकी अनबैलेंस्ड है। इस केस में करना क्या है, इफ unbalanced then create dummy demand या सप्लाई, जो भी है आपको या तो प्लांट, एक डमी प्लांट क्रिएट करना पड़ेगा यदि आपका सप्लाई शॉर्ट है तो, या फिर डिमांड शॉर्ट है आपके पास तो आपको वेयर हाउस क्रिएट करना पड़ेगा जो कि डमी होगा। क्लियर है। यदि आपकी प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड है तो याद रहे सबसे पहले डमी क्रिएट करोगे जो कि डिमांड का भी हो सकता है और सप्लाई का हो सकता है। देन फॉलो ट्रांसपोर्टेशन स्टेप्स।
फिर आपको ट्रांसपोर्टेशन की जो मैं स्टेप आगे बताने वाला हूं फिर वो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। अब यहां देखो, इफ डिमांड इक्वल सप्लाई, तो अब क्या करो बताओ, फॉलो ट्रांसपोर्टेशन स्टेप्स। फिर आपको सीधे सीधे यहां कुछ नहीं करना, डिमांड इक्वल सप्लाई है तो आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब क्वेश्चन सही है और बैलेंस है, ठीक है ना। क्योंकि प्रॉब्लम क्या कहलाती है, दिस प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड, दैट इज फॉलो ट्रांसपोर्टेशन स्टेप। ये प्रॉब्लम आपकी बैलेंस्ड है, आपको कुछ नहीं करना है। यदि आपके पास डिमांड इक्वल सप्लाई आ जाती है तो उस केस के अंदर अब आपको कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आइए, ये है सबसे पहला, जब भी आप ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन देखोगे तो सबसे पहले ये देखो कि डिमांड इक्वल सप्लाई है या नहीं है। ये होने के बाद अब क्या करोगे, ये होने के बाद अब क्या करोगे, ये होने के बाद देखोगे पॉइंट नंबर 2, आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। आपको फिर ऑब्जेक्ट देखना, दैट इज नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। अब नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीजें हैं, इफ ऑब्जेक्ट इज मिनिमाइजेशन, देन फॉलो स्टेप्स। यदि प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको असाइनमेंट पढ़ाते समय भी एक बात डिस्कस की थी, याद होता आपको। यदि प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा मेन ऑब्जेक्ट होता क्या ट्रांसपोर्टेशन का, कॉस्ट को मिनिमाइज करना, ठीक है। यदि प्रॉब्लम मिनिमाइज की है तो ट्रांसपोर्टेशन की जो स्टेप्स दूंगा वो डायरेक्टली फॉलो करो, आपको कुछ भी नहीं करना है। लेकिन इफ ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, तो क्या करोगे, मिनिमाइजेशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो है आप वैसा करोगे। लेकिन यदि प्रॉब्लम है आपकी मैक्सिमाइजेशन की तो क्या करोगे, तो यहां पर सबसे पहले क्या करोगे, फर्स्टली मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम कन्वर्टेड इनटू मिनिमाइजेशन। इसकी मैं चर्चा बाद में करने वाला हूं, ठीक है ना। बस इतना समझ लो, आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, क्या, क्रिएट लॉस मैट्रिक्स। लॉस मैट्रिक्स मैंने आपको असाइनमेंट में भी भली भांति से समझाई है, बहुत अच्छे से समझाई है, ठीक है। यानी क्रिएट करनी पड़ेगी आपको लॉस मैट्रिक्स। यदि मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आपको कन्वर्ट करना किसमें, आपको उसको मिनिमाइजेशन में। और देन क्या करो बताओ, देन फॉलो ट्रांसपोर्टेशन स्टेप, ट्रांसपोर्टेशन
ट्रांसपोर्टेशन स्टेप्स, जो स्टेप्स हैं फिर वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो पॉइंट नंबर 1, डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हैं। फिर आपको ये देखना है कि भैया प्रॉब्लम का जो ऑब्जेक्ट है वो मिनिमाइजेशन का है या मैक्सिमाइजेशन का है। क्लियर है? दो चीजें क्लियर होने के बाद फिर अब आप आगे बढ़ोगे। तो पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड, स्टेप्स टू बी फॉलो फॉर सॉल्विंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। मेरे बाबू ध्यान रखना, ये लिखना नहीं है आपको, मैं ओनली फॉर आपको याददाश्त के लिए लिखा रहा हूं। ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ये ओनली फॉर आपको एग्जाम में रिवाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी आपको आंसर में कुछ नहीं लिखना है। लिखने का जो कंटेंट होगा मैं आगे बताऊंगा। ये आपको कुछ भी नहीं लिखना है, जैसा है वैसा की वैसा आपको बस रिमेंबरिंग है। ये ओनली फॉर कैसे कैसे कर रहा हूं कुछ नहीं लिखना, आपको डायरेक्टली जाकर के मैट्रिक्स बनानी है। जितनी भी मैट्रिक्स बनेंगी वो सारी सारी मैट्रिक्स आपको यहां पर बनानी है। क्लियर है यहां तक? नहीं, आपको कुछ ऐसा नहीं करना है। अब चलिए, अब देखो क्या है। अब जब आप स्टेप फॉलो करोगे तो आपका जो सॉल्यूशन है वो हमेशा दो पार्ट में चलेगा, दो पार्ट में चलेगा, जो आपको याद रखना है। पहला बताओ क्या? पहला बताओ क्या? पहला ये है आपको बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। आपको बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्रिएट करना है, बनाना है। दूसरा, ऑप्टिमिलिटी सॉल्यूशन, यानी मैं कहूं इंप्रूव्ड बेसिक फिजिबल। बेसिक फिजिबल, आपको जब भी स्टेप फॉलो करोगे तो स्टेप आपके दो पार्ट में है। पहला है जब आप बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बनाओगे तब क्या करना है आपको, और वहीं पर जब आप ऑप्टिमिलिटी सॉल्यूशन बनाओगे तो आपको क्या स्टेप फॉलो करने हैं। दोनों के स्टेप अलग अलग हैं, इसलिए आराम से देखना है। यानी एक बात तो तय है कि ऑप्टिमिलिटी सॉल्यूशन पर जाने के लिए पहले आपको बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्रिएट करने पड़ेंगे, है ना। पहले आपको यह सॉल्यूशन करना पड़ेगा, उसके बाद ऑप्टिमिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए आपको ऑप्टिमिलिटी सॉल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। यानी कि आपकी जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन की जो मैट्रिक्स है उसको आपको इंप्रूव करने की रिक्वायरमेंट है, यदि आप ऑप्टिमिलिटी नहीं हो तो, यदि आपका ऑप्टिमम कॉस्ट नहीं हो पा रहा है तो। ठीक है, चलिए अब यहां देखो, यहां है पॉइंट नंबर बताओ क्या है। हाँ, 4 methods of solving basic फिजिबल सॉल्यूशन। क्योंकि पहले तो आपको यही करना है, आपका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको कौन कौन से मेथड हैं। बेसिक फिजिबल के आपके पास 3 मेथड दे रखे हैं। यदि क्वेश्चन में मेथड स्पेसिफाइड नहीं है तो आप कोई सा भी यूज करना आपकी जैसी श्रद्धा, लेकिन यदि स्पेसिफाइड है तो आपको वही मेथड यूज करना है जो आपके दे रखा है। क्लियर है? चलिए अब देखो यहां पर पहला क्या है बताओ, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल मेथड। दूसरा है लीस्ट कॉस्ट मेथड, और तीसरा है आपके पास क्या,
वाम यानी कि वोगेल एप्रोक्सिएशन मेथड। बेसिक फीजिबल यहां पर है, आप यूज या यूजिंग एनी मेथड, आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकती हो। और यहां जब हम बात करेंगे तो आओगे मोडी लगेगा मेरे बाबू, मोडी। जहां जहां पर आपको अच्छे काम करने हैं, आपको एक बेस्ट आउटपुट निकालना है, तो वहां वहां पर मोदी जरूर मिलेगा आपको। हाँ ना, मुझे बताओ, यहां पर भी मोदी जी आ गए, बोला कि नहीं मैं अपनी निगरानी में काम करूं, मैं जैसा बोला हूं वैसा करो। आपकी कॉस्ट जो है, आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का जो एलोकेशन है, आप कितना किसको भेज रहे हो, उसकी कॉस्ट ये ऑप्टिमम हमेशा आएगी यदि मेरी अप्रोच यूज करोगे तो यहां पर आ गए मोदी जी। क्लियर है? हाँ, ये मोदी जी नहीं एक्चुअली में, सोचो कि पता लगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आ गए, ना बाबू ना, ऐसा नहीं है। बट मैं तो आपको बस ओनली फॉर रिमेंबरिंग के पॉइंट से बता रहा हूं। ठीक है, क्लियर है? ये हो गया। आपको देखो स्टेप्स में क्या लिखा है, मैं बताओ। स्टेप्स के अंदर कुछ नहीं है, बेसिकली आपको स्टेप्स दो पार्ट में जाएंगे, एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के टाइम पर अलग होंगे और वहीं ऑप्टिमिलिटी के अलग होंगे। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बनाने के मेथड दे रखे 3 और वहीं पर ऑप्टिमिलिटी का दे रखा मेथड 1। अब देखो इसमें क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, यहां पर क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं। चलिए, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा और उस एग्जाम्पल से मैं आपको स्टेप्स भी लिखाता हुआ चलूंगा, साथ के साथ में आपको वो चीज लूंगा। एक एग्जाम्पल लिखो और उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम दोनों चीजें एक साथ समझेंगे। यहां लिखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1। कैलकुलेट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बाय यूजिंग वेरियस मेथड ओनली बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन। फीजिबल सॉल्यूशन मैं ओनली फॉर इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। अभी मैं ऑप्टिमिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बेसिक की बात कर रहा हूं। अब मेरे पास डेटा भी दे रखा है, मेरे पास डेटा दे रखा है। यहां पर है वेयर हाउस 1, यहां पर है वेयर हाउस 2, यहां पर है वेयर हाउस 3। यहां पर मान लो मेरे पास दे रखे सेल्समैन मान लो आप, या फिर सॉरी मैंने क्या कर दिया, नहीं नहीं बाबू नहीं, एक मिनट को, ये प्लांट है, वेयर हाउस नहीं प्लांट है, ये प्लांट है। मैं ले सकता हूं यहां, ऐसा कुछ नहीं है। प्लांट 2, प्लांट 3, यहां पर है वेयर हाउस 1, वेयर हाउस 2, वेयर हाउस 3। मान लो 3 है वेयर हाउस, 3 है हमारा प्लांट। अब मेरे पास वेयर हाउस है तो इनकी डिमांड होगी, है ना, मुझे बताओ। यदि वेयर हाउस है तो इनकी डिमांड होगी, तो देखो डिमांड कितनी है। वेयर हाउस की डिमांड है, ये बोलता मुझे 500 यूनिट की कैपेसिटी बची हुई है जो मुझे चाहिए। ये बोलता मुझे 300 की कैपेसिटी है मेरे पास, ये बोलता 200 की कैपेसिटी है। तो टोटल मिलाकर के आपके पास 1000 यूनिट की अवेलेबिलिटी है, जो डिमांड है आपके पास वो है 1000 की, ठीक है ना। क्योंकि वेयर हाउस 1 बोलता 500 यूनिट की जरूरत है मुझे, वेयर हाउस 2 बोलता 300 की है, वेयर हाउस 3 बोलता 200 की है। वही बोलता प्लांट जो है वो ये जो बनाता है, ये बनाता 400, ये 400 यूनिट बनाता है। इसके पास कितनी सप्लाई बताओ, इसके पास सप्लाई दे रखी है कितने की, 400 की। ये बोलता मेरे पास है 300 की, ये बोलता मेरे पास भी सप्लाई है 300 की। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मैंने आपको सबसे बेहतरीन चीज बताई थी कि आप पहले प्रॉब्लम जब सॉल्व करोगे तो आप इस बात का खासा ध्यान रखोगे कि भैया आपके पास कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है।
क्या दोनों इक्वल हैं? सबसे पहले देखो कि बैलेंस्ड प्रॉब्लम है या अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है। तो देखो मेरे पास डिमांड कितनी है 1000 की और सप्लाई भी कितनी बताओ मेरे पास 1000 की। तो मुझे बताओ मुझे कुछ करने की जरूरत है क्या? मुझे डमी क्रिएट करना चाहिए? आंसर है नो। सबसे पहले क्वेश्चन में यही देखोगे क्या डिमांड इक्वल सप्लाई है क्या नहीं है। यदि है तो इसका मतलब कुछ नहीं करना मुझे, और यदि इस दोनों में डिफरेंट है, दोनों डिफरेंस है, इसका मतलब अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है। और पहले अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम को बैलेंस्ड प्रॉब्लम में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। अब देखो मेरे पास कॉस्ट भी दे रखी होगी, मेरे पास इस तरीके का है तो कॉस्ट भी दे रखी होगी, हाँ या ना? तो कॉस्ट दे रखी होगी तो क्या करेंगे? देखो ये है मेरे पास कॉस्ट, ये है मेरे पास कॉस्ट। बोलता भाई देखो सुनो मेरी बात को ध्यान से, बोलता कि यदि प्लांट ए इसको माल भेजता है तो खर्चा आएगा 10 रुपए पर यूनिट। खर्चा कितना आएगा? 10 रुपए पर यूनिट। खर्चा कितना आएगा? 10 रुपए पर यूनिट। यदि प्लांट ए भेजता है वेयर हाउस 2 को तो खर्चा आएगा 9 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। और यदि प्लांट ए इसको भेजता है तो खर्चा आएगा 12 रुपीज पर यूनिट के साथ। डेटा को आराम से समझ लेना, क्योंकि क्वेश्चन जब कराते समय बार बार ये बात मैं दोहराऊंगा नहीं कि मैं क्या कह रहा हूं। यानी कि यदि प्लांट 1 यदि वेयर हाउस 1 को गुड्स भेजता है तो उसको खर्चा आता है 1 यूनिट पर 10 रुपए का। प्लांट ए यदि वही वेयर हाउस 2 को भेजता है तो कॉस्ट आएगी 9 रुपए की। वहीं पर प्लांट ए भेजता है इसको तो खर्चा आएगा 12 रुपीज पर यूनिट का। अब बेसिकली देखा जाए यहां के हिसाब से तो यहां पर हमें इसको देना चाहिए, लेकिन डिमांड बताओ कितनी है? 300 की। सप्लाई कितनी? 400 की। तो हम 300 भेज सकते हैं, एक हम नॉर्मल देखें तो। क्लियर है? क्योंकि हमें देखना चाहिए प्लांट ए किस वेयर हाउस को भेजे जिससे मिनिमम कॉस्ट आ सके। तो आंसर है कि मैं यदि इसको भेजूं वेयर हाउस नंबर 2 को तो खर्चा आएगा 9 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, और 300 भेज पाऊंगा क्योंकि मेरे पास डिमांड जो है ये वेयर हाउस ले सकता है 300 यूनिट की डिमांड है, लेकिन मेरे पास वेयर हाउस 1 के पास है, प्लांट 1 के पास अवेलेबल है 400 यूनिट। तो मुझे बताओ प्लांट ए वेयर हाउस 2 को कितनी क्वांटिटी भेज पाएगा? क्योंकि 300, क्योंकि चाहे आपके पास सप्लाई है 400 की लेकिन वो ले पाएगा 300 की, क्योंकि उसके पास स्पेस 300 यूनिट के बराबर का अवेलेबल है। क्लियर है कहानी यहां तक? तो डिमांड और सप्लाई विच एवर इज लेस आप क्या कर दोगे? उसको भेज दोगे। ठीक है, ये ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से था, अभी मेरा मेथड आया नहीं। सेम यहां पर देखो प्लांट नंबर 2 भेजता है इसको तो खर्चा आता 8 रुपए पर यूनिट का। ये इसको भेजता है तो खर्चा आता 10 रुपीज का। प्लांट 2 भेजता वेयर हाउस 3 को तो खर्चा आता 9 रुपए का। क्लियर है? सेम आगे भी प्रोसीड करेंगे, हम आगे देखते प्लांट नंबर 3 भेजता वेयर हाउस 1 को तो खर्चा आता है 10 रुपए का। यदि प्लांट नंबर ये इसको भेजता खर्चा आता 5 रुपए का, और ये इसको भेजता है तो खर्चा आता 8 रुपए का। ये क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है। अब आपको इस क्वेश्चन को यूज करते हुए आपको ये देखना है कि भैया आपकी कॉस्ट कितनी आएगी अलग अलग मेथड से बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन के अंदर। अब देखो मुझे ये कोई दिक्कत आती किसी को नहीं, तो मैंने सबसे पहले बताओ क्या देखना है? डिमांड इक्वल सप्लाई है या नहीं है वो मुझे देखना है। फिर मुझे देखना है भैया आपकी मिनिमाइजेशन का है मैक्सिमाइजेशन का है, क्योंकि कॉस्ट दे रखी है तो इसका मतलब कॉस्ट तो मिनिमाइज ही हो सकती है, इसलिए प्रॉब्लम है मिनिमाइजेशन की। और मिनिमाइजेशन पे आप डायरेक्टली स्टार्ट करोगे क्वेश्चन को, और यदि मैक्सिमाइजेशन की है तो पहले इस टेबल को कन्वर्ट करोगे लॉस मैट्रिक्स में, देन उसके बाद हम अब करने वाले हैं उसको आप करोगे। ठीक है, क्या ये समझ में आ गया? यदि ये समझ में आ गया तो मैं अपने अब सॉल्यूशन को आगे बढ़ाने वाला हूं। क्लियर हो यहां तक? ठीक है, चलिए अब मैं अपने सॉल्यूशन की तरफ आता हूं कि भैया सॉल्यूशन क्या कह रहा है। तो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन मेथड नंबर 1, मेथड नंबर कौन सा बताओ? पता कौन सा है? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सबसे पहले एजिटिव क्वेश्चन को उतार दो आप। ये है प्लांट 1, प्लांट 2, प्लांट 3। यहां पर है वेयर हाउस 1, वेयर हाउस 2,
वेयर हाउस 3 ये यहां पर है। डिमांड यहां दे रखी है क्वेश्चन में आपके पास, डिमांड क्वेश्चन में दे रखी है। डिमांड इसकी डिमांड है 500, 300 और इसके 200। यहां पर सप्लाई दे रखी है, सप्लाई दे रखी है 400 की, 300 की और 300 की। ये देने के बाद मेरे पास कॉस्ट का एलिमेंट भी दे रखा है, कॉस्ट भी क्वेश्चन में दे रखी है। कॉस्ट मेरे पास जो दे रखे वो एजिटिव उतार दो, कुछ चेंज नहीं करना है आपको। 10 है, 9 है, 12 है, 8 है, 10 है, 9 है, 10, 5 और 8। ये कॉस्ट आपके पास दे रखी है। इतना मैंने कुछ नहीं किया, एज इट इज ये जो मैट्रिक्स थी मैंने इस मैट्रिक्स को एज इट इज कट कॉपी पेस्ट कर दिया है। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर दिया इसको मैंने। ठीक है, चलिए कॉपी पेस्ट करने के बाद पहले मेरे मेथड की बात सुनो। मेथड क्या बोलता है? ये मेथड बोलता है भैया देखो, आपकी जो मैट्रिक्स है, आपकी जो मैट्रिक्स है, यदि मैक्सिमाइजेशन के लॉस मैट्रिक्स बनाओ पहले, तो जो टेबल आएगी, जो मैट्रिक्स आएगी, इस मैट्रिक्स का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पकड़ो। और बाबू नॉर्थ वेस्ट जो कॉर्नर होता है ना आपका, वो ये वाला होता है। आपका नॉर्थ वेस्ट जो कॉर्नर होता है ना, वो ये वाला होता है। कौन सा वाला बताओ? ये वाला, ये वाला। आपके पूरी टेबल में ये वाला कॉर्नर पकड़ना है, और जहां पर भी कौन आ रहा है वहां पर क्या कर दो, आप उसको अलॉट कर दो, आप उनको क्वांटिटी भेज दो। अब देखो यहां आ रहा है, तो सबसे पहले इसको दूंगा मैं। अब देखो इसके पास डिमांड कितनी है? 500, सप्लाई कितनी है? 400, तो इसको मैं 400 दे देता हूं। अब यहां देखिए, यहां पर 100 बची हुई है अभी भी यूनिट, और ये हो गया आपका 0। तो यहां पर आपका बोलता देखो, आपको ऐसा कुछ करने की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, जिधर 0 हो गया उस मैट्रिक्स को कर दो बंद। ये मैट्रिक्स आपकी हो गई बंद। ठीक है, काटना नहीं है, आपको समझा रहा हूं, बस आपको इतना लोकेट करके छोड़ देना है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ अब आपकी मैट्रिक्स ये बची है। हाँ या ना मुझे बताओ, जब ये बची है तो इसका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये होगा। हाँ या ना मुझे बताओ ना, क्लियर है तक? कहा नहीं, किसी को दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत हो मुझे बता देना आराम से। तो यानी कि अब इस मैट्रिक्स का कॉर्नर ये वाला है, तो मुझे अब इसको अलॉट कर दो। बताओ कितना है? यहां 100 की डिमांड बची हुई है, फुलफिल 300 का है, सॉरी 100 में इसको दे देता हूं। तो इसका मतलब ये 0 हो गया, और यहां पर कितना बचा? अभी 200 का। तो इसका मतलब ये वाली मैट्रिक्स भी गई आपकी। अब बताओ टेबल कौन सी बची? ओनली फॉर टेबल ये वाला पार्ट बचा, यहां से लेकर के ये और ये। तो इसका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर तो ये होगा, है ना? तो इसका मतलब यहां पर अलॉटमेंट देना पड़ेगा मुझे, तो यहां पर अलॉटमेंट दे दो अब। चलो, तो अब ये मैट्रिक्स बचे आपके सामने, तो ये मैट्रिक्स बचेगी, तो यहां 300 या 200 है, तो इसको 200 दे दो। इसको 200 दे दिया, तो यहां पर 100 बच गया, और यहां पर बच गया 0, तो इसका ये कट गई। तो मैट्रिक्स तो यही बची है आपके पास, यही वाली, ओनली फॉर ये वाली बची। तो यहां पर कितना है? 200, इसको जाएगा 100, ये हो गया 0, यहां बचा अभी 200, ये हो गया, ये कट जाएगा। इसका मतलब अब ये बचा अकेला, तो यही मैट्रिक्स बची है, तो यहां दे दो 200। तो इसका मतलब ये हुआ, ये हो गया 0, ये भी हो गया 0। तो मुझे बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या? क्या ये समझ में आ गया? इसी को बोलते नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। जो आपकी मैट्रिक्स बची है, जो टेबल बची है, उस नॉर्थ वेस्ट का ये वाला कॉर्नर देखना है, और जहां पर भी आए कॉर्नर, उस कोने कोने वाले की फर्स्ट सेल को आपको इसको अलॉट कर देना है। अलॉट कितना करोगे? जितनी डिमांड और सप्लाई में से बिच एवरेज लोअर। लॉजिक में समझा चुका हूं, जिसके पास डिमांड कम है तो ज्यादा सप्लाई ले नहीं पाएगा, ज्यादा सप्लाई है डिमांड कम है तो वो ऑटोमेटिक चाहते हुए भी उस चीज को नहीं कर पाएगा। क्लियर है? ये किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे अभी भी बताया जा सकता है। इसको मैं अब यहां से कर रहा हूं इरेज, क्योंकि ये तो काटा पीटी था, मैंने समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू समझाया था। अब देखो भैया करना कैसा है आपको। ये तो लिमिट डाल दिया इसने तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है कहानी यहां तक? आप इसको कर लो। ठीक है, इसको नोट कर लो एक बार।
इसको नोट कर लो फटाफट से। इस वाले को नोट कर लो। और मैं यहां पर आपको आंसर लिख रहा हूं इसका। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ध्यान रखना ये आपका आंसर नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो बताओ कितनी है? 400 यूनिट है। 10 मल्टीप्लाई कर दो जहां पर दे रखा है वो, प्लस है 100 है, मल्टीप्लाई बाई 8 है, प्लस है 200 मल्टीप्लाई बाई 10, प्लस यहां पर देखा 100 मल्टीप्लाई 5। अब बच्चे पूछेंगे सर क्या इसका आंसर ऑप्टिमम है? मैंने बोला यस नो, ये हो भी सकता नहीं भी हो सकता, मैं नहीं कह सकता, बट ये आपको आंसर ऐसे निकालना है। क्या सर प्रत्येक मेथड से बेसिक फीजिबल का सॉल्यूशन बराबर आएगा? आंसर है जी नो, नहीं। अलग अलग मेथड का अलग अलग क्राइटेरिया, तो अलग अलग ही आपके पास आंसर्स मिलेंगे। हाँ, ऑप्टिमिलिटी का आंसर सेम आएगा आपका। ऑप्टिमिलिटी की कोई एक ही मेथड से होगी लास्ट में जाकर के, तो वहां पर आप चाहते हुए भी ऑप्शन नहीं है कि भैया हम ये मेथड ना यूज करके ये मेथड यूज कर ले, क्या वहां पर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वहां पर ओनली फॉर आपके पास क्या होगा? बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, उससे आपको ऑप्टिमम करना है, तो वहां पर ऑप्टिमम का एक ही मेथड है। क्या मुझे बताओ कितना आ रहा है? इसका टोटल कर दो, जो भी आ रहा होगा, आई डोंट, जो भी है लिख दो आराम से आप, ठीक है, लिख दो इसको और इसको करो क्लोज। ये हो गया मेथड 1, बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन चल रहा है मेरे बाबू। ध्यान रखना अभी मैं ऑप्टिमिलिटी पर नहीं आया हूं, तो उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा, ठीक है। अभी बेसिक फीजिबल ही है, और बेसिक फीजिबल ही है तो मैं उसी की चर्चा कर रहा हूं। नोट करो फटाफट से करो। ठीक है, इसको बेटा हम आगे नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे। अभी इसको यहीं ओवर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, टाइम ओवर क्लास का।